अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। जिस तरह मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से आपके जो टेस्ट की प्रिपरेशन है, मैंने वो एक सीरीज़ शुरू करने का फ़ैसला किया है। अब उसी सीरीज़ के हवाले से ये मुख्तलिफ वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि वो तमाम तर हमारे दोस्त जो इस वक्त एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन से मुताल्लिक आप अपने मवाद को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, या आप बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन इस हवाले से भी अपने इल्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यकीनन ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। और अगर आपको इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेरीज दरकार हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश यही होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोटेड। एजुकेशन का जो लफ्ज़ है ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ये किस लफ्ज़ से निकाला किया है या किस लफ्ज़ का ये इजहार है? ये लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है एजुसेयर, ये उससे निकाला गया है। अब एजुसेयर का मतलब क्या है? अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। एजुसेयर का मतलब है टू ड्रा आउट, किसी चीज़ को जब आप निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, किसी चीज़ को नक्शा खींचते हैं, तो इसको कहा जाता है एजुसेयर लातीनी ज़बान में। अब उसके बाद द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज़ ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी एजुकेशन की जो सबसे बेहतरीन तारीफ यही होगी कि जो इंसान तजर्बात से अपनी ग्रोथ करता है, उससे अपने डेवलपमेंट करता है, तजर्बात से सीखता है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या चीज़ है? जॉन डेवी के मुताबिक लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब आप किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो इसको एजुकेशन कहा जाता है। ये जॉन डेवी एक मशहूर फिलासफर था और उसने इस हवाले से बड़ी एक अपनी कम्प्रीहेंसिव वे में अपनी एक थ्योरी पेश की थी। उसने ये कहा था कि आपने बच्चे को अगर तालीम देनी है तो उसको काम करने दिया जाए, उस करने से वो सीखेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। ये एमसीक्यूज मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। ये इसी के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके। एजुकेशन, ये चार यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। पहला एजुकेशन ये एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, नंबर 2 फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज, नंबर 4 पे है एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। इनमें से एक ऑप्शन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन जो होती है ये हमारे एजुकेशन के अंदर नहीं होती। बाकी तालीम आपकी सारी ज़िंदगी चलती रहती है। फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ भी तालीम के ज़रिए से होती रहती हैं। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तजर्बात भी इसी एजुकेशन के अंदर आते हैं। जो फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन है वो तालीम के अंदर नहीं आती। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो बुनियादी सोर्स है वो क्या है? क्या वो स्कूल है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का जो बुनियादी सोर्स है वह ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, यानी इंसान के जो तजर्बात हैं दर हकीकत वही इंसान को आगे सिखाने के लिए काफ़ी होते हैं। उसके बाद आगे डिटर्मिनेशन द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी जो एजुकेशन के जो एम हैं ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन रिपीट किया गया है मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर। एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आयद होती है? टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करे कि हमारी इस तालीम के हमारे क्या मकासद होने चाहिए। उसके बाद रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का जो बुनियादी मकसद है वो क्या होना चाहिए? नंबर 1 सिक्योरिंग ए सर्टिफिकेट, जिस तरह भाई हमने सर्टिफिकेट हासिल करनी है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। ऑप्शन सी ट्रेनिंग टू मेक ए लिविंग। ऑप्शन डी मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एजुकेशन हासिल करने का जो हकीकी मकसद ये है कि ऐसी
स्किल्स को हासिल किया जाए, ऐसी आदत और नॉलेज को हासिल किया जाए जो हमें आगे आने वाले ज़िंदगी में बढ़ोतरी दे सकें, हमें फ़ायदा पहुंचा सकें। ना कि उससे सर्टिफिकेट का कोई उसूल मकसद होता है, ना उसे ये होता है कि हम अपने सब्जेक्ट के अंदर माहिर हो जाएं। ये चीज़ें इसके गोल्स में शामिल नहीं हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है एजुकेशन प्लान विद पार्टिकुलर एंड इन व्यू, यानी जिस एजुकेशन को मखसूस अंदाज से एक पार्टिकुलर तरीके से उसको हासिल किया जाए तो वह कौन सी एजुकेशन होगी, फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी या दोनों होगी। यानी जब आप किसी पार्टिकुलर तरीके से मखसूस टाइमलाइंस के अंदर मखसूस शराइत के साथ आप जो तालीम हासिल करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। जिस तरह हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जो तालीम दी जा रही होती है इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इसके फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है यहाँ पर आपके लिए कोई कानून नहीं होता। आप 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। जिस तरह मुख्तलिफ तरह के उलमा हजरात, मुख्तलिफ तरह के जो खानकाहें होती हैं या मुख्तलिफ तरह के ऐसे हलके जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ औकात में सिखाया जाता है, वहाँ पर बाकायदा आने और जाने के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं किया जाता, वहाँ पर शराइत नहीं लगाई जाती, तो इस तरह की एजुकेशन को क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमेशा रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी जो तालीम आप स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हासिल करते हैं उसका एक बाकायदा से कानून होता है। आप उसी कानून के तहत उसको हासिल कर सकते हैं। आप उस कानून को तोड़कर, उससे अलहदा होकर आप वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। यानी उनका एंट्री और एग्जिट का एक मखसूस कानून होता है, उसी कानून के ज़रिए से ही आप वो तालीम हासिल कर सकते हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन कानून की मदद से ऐसा होता है। उसके बाद एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो तालीमी इदारों में जो तालीम फराहम की जाती है उन्हीं इदारों के अंदर फिक्स होती है। वो कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है। तालीमी इदारा कोई भी हो, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एजुकेशन इज इम्पॉर्टेड मोस्टली बाय द करस्पॉन्डेंस, यानी जो तालीम आपको खत्तो किताबत के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से, नॉवल पढ़ने से हासिल होती है, किताबों को डायरेक्ट देखने से हासिल होती है, वो कौन सी तालीम होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो ये तालीम जो करस्पॉन्डेंस से हासिल होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। उसके बाद आगे हमारे पास एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, कौन सी एजुकेशन जो पहले से प्री प्लान नहीं होती, यानी जिसका पहले से खाका तैयार नहीं होता। प्री प्लान एजुकेशन वो हमेशा इनफॉर्मल एजुकेशन वो प्री प्लान नहीं होती। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है बाकायदा उसके फिक्स रूल होते हैं, भाई आपका बच्चा 5वीं पास करेगा तो 6ठी में जाएगा, 8वीं पास करेगा तो 9वीं में जाएगा, ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल के अंदर होती है, टाइम बाउंड होती है, प्री प्लान होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी सारी जिंदगी चलती रहती है, वो टाइम बाउंड नहीं होती, वो प्री प्लान नहीं होती, वो जस्ट स्कूल के अंदर भी हासिल नहीं होती। ये इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होती है। ऑप्शन सी दुरुस्त है इसका। उसके बाद विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का अहम तरीन इंपॉर्टेंट कौन सा है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, मीडिया है, स्कूल है। इनफॉर्मल एजुकेशन का जो सबसे अहम टूल है वो मीडिया है, यानी आपके पास मुख्तलिफ आलात के जरिए से, चाहे वो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर आपके पास जो मुख्तलिफ तरह के ड्रामाज हैं, टेलीविजन हैं, उनके जरिए से आप जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। उसके बाद विच वन इज नॉट सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इनमें से कौन सा फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी म्यूजियम, ऑप्शन सी लाइब्रेरी, ऑप्शन डी होम। घर जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन यकीनन घर में ही हासिल की जा सकती है, मगर जो रस्मी तालीम है जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं वो घर इसका सोर्स नहीं है। म्यूजियम के अंदर, स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर फॉर्मल एजुकेशन हासिल की जा सकती है, घर के अंदर हासिल नहीं की जा सकती। उसके बाद 21 पे इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, नंबर 1 प्लान, नंबर 2 इंसिडेंटल, नंबर 3 सिस्टमैटिक, नंबर 4 पे है हमारे पास अरेंज। इनफॉर्मल एजुकेशन कभी प्लान नहीं होती, कभी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होती। याद रखें
और ये इंसिडेंटल होती है। आप किसी जगह पे जा रहे हैं, वहां पर आपने देखा एक बंदा अजीबोगरीब करतब दिखा रहा है और आप उस करतब से कुछ सीख रहे हैं, तो वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, ये इंसिडेंटल होती है। इसके जरिए से आपको बाकायदा से यूं नहीं कह सकते कि पहले से प्लान किया गया हो, ये तरतीब बनाई गई हो, मैं वहां जाऊंगा, वहां पर मुझे वो बंदा करतब दिखाने वाला मिलेगा उधर, ये ऐसा नहीं होता। ये इनफॉर्मल एजुकेशन वो इंसिडेंटल होती है, वाकयाती होती है। उसके बाद 22 पे, फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड। जितनी भी रस्मी तालीम आप हासिल करते हैं उसका यहां पर ऑप्शन पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद नंबर ए करिकुलम, नंबर 2 सिस्टम, नंबर 3 मेथड, नंबर 4 अप्रोच। फॉर्मल एजुकेशन उसका एक वेल डिफाइंड करिकुलम होता है, एक निसाब होता है, उसके जरिए से वो तालीम हासिल की जाती है। 23 विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। इनमें से कौन सी चीज एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी करिकुलम, ऑप्शन सी एवेल्युएशन, ऑप्शन डी मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी आप किसी को तहरीक देते हैं, आप किसी को उभारते हैं किसी काम करने के लिए, ये एजुकेशनल प्रोसेस के एलिमेंट में से नहीं है। वैसे उससे फायदा हो सकता है जब आप किसी बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो उसके आगे उसके अंदर एक जज्बा तो पैदा कर रहा है, मगर वो एजुकेशन के एलिमेंट में शामिल नहीं है। एजुकेशनल प्रोसेस के एलिमेंट इसके अंदर ये नहीं है। 24 द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एम्स, करिकुलम, पेडागोजी, समेटिव एवेल्युएशन। यानी करिकुलर और को करिकुलर, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियां, वो सारे के सारी आपके करिकुलम के अंदर आती हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है पेडागोजी इज कंसर्न्ड विद। पेडागोजी बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत दफा है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? आपके एम्स के साथ है, कंटेंट के साथ है, एवेल्युएशन के साथ है, या टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ है? आपके पेडागोजी का ताल्लुक टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ है कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं। द आर्ट ऑफ टीचिंग, दिस इज कॉल्ड पेडागोजी। 26 पे टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग। जब आपने किसी चीज की वैल्यू और वर्थ मालूम करनी हो तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी कंटेंट, ऑप्शन सी मेथड, ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। जब आपने किसी भी चीज की वैल्यू और वर्थ मालूम करनी हो तो इवैल्यूएशन से मालूम की जा सकती है। 27 इन एजुकेशनल प्रोसेस व्हिच वन इज इवैल्यूएटेड। एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर हम क्या चीज इवैल्यूएट करते हैं? एम्स इवैल्यूएट करते हैं, कंटेंट इवैल्यूएट करते हैं, मेथड्स इवैल्यूएट करते हैं, ऑल ऑफ दीज। एजुकेशनल प्रोसेस को जब इवैल्यूएट करना हो तो यहां पर सारी चीजों को देखा जा सकता है। एम्स क्या रखे गए हैं, कंटेंट क्या रखा गया है, मेथड किस तरह से अडॉप्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसका गुड है। लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए लव ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी लव ऑफ ट्रुथ, ऑप्शन सी लव ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन डी लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी इसका मतलब है लव ऑफ विजडम, दानिशमंदी से मोहब्बत, ये इसका मतलब है। 29 एक्सियोलॉजी इज द फिलॉसफी डील्स विद। एक्सियोलॉजी का ताल्लुक फिलॉसफी की किसके साथ है? वो क्या चीज डील करती है? ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी रियलिटी, ऑप्शन सी वैल्यूज, ऑप्शन डी कल्चर। एक्सियोलॉजी का ताल्लुक वैल्यूज के साथ होता है। 30 एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद। ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी रियलिटी, ऑप्शन सी वैल्यूज, ऑप्शन डी कल्चर। एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक नॉलेज के साथ होता है, याद रखें, और एक्सियोलॉजी का ताल्लुक वैल्यूज के साथ होता है। उसके बाद 31 पे ऑन्टोलॉजी डील्स विद। ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी रियलिटी, ऑप्शन सी वैल्यूज, ऑप्शन डी कल्चर। ऑन्टोलॉजी का ताल्लुक रियलिटी के साथ है, हकीकत के साथ है। याद रखें ये तीन इस्तिलाहात अक्सर इस्तेमाल होती हैं और अक्सर तलबा यहाँ पर भूल जाते हैं। आपकी ऑन्टोलॉजी का ताल्लुक रियलिटी हकीकत के साथ है, एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक इल्म और नॉलेज के साथ है, और एक्सियोलॉजी का ताल्लुक आपकी वैल्यूज के साथ है। उसके बाद 32 पे ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स। ऑन्टोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो मेटाफिजिक्स भी है। इसको ना एक्सियोलॉजी नहीं कह सकते, मॉर्फोलॉजी नहीं कह सकते, एपिस्टेमोलॉजी भी नहीं कह सकते। एक्सियोलॉजी का जो दूसरा नाम है इसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ। अब मेटाफिजिक्स का ताल्लुक फिर किसके साथ है? ऑप्शन ए वैल्यूज, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी यूनिवर्स, ऑप्शन डी रियलिटी। मेटाफिजिक्स का ताल्लुक भी आपकी उसी रियलिटी के साथ है जो कि आपको पहले एंटोलॉजी की तारीफ के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेटाफिजिक्स और एंटोलॉजी ये एक ही चीज का नाम है और इन दोनों का ताल्लुक रियलिटी के साथ है, हकीकत के साथ है। उसके बाद 35 एवर लास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन। एवर लास्टिंग रियलिटी, उसका इन्हिसार किस चीज के ऊपर होता है? ये मुख्तलिफ फिलॉसफीज हैं, फिलॉसफीज के मुतालिक आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस। पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। याद रखें जो पेरिनियलिज्म है
वो एवर लास्टिंग रियलिटी के मुतालिक वो कहते हैं ऐसी हकीकत जो हमेशा कायम दायम रहे। पेरिनियलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं वो इसी के ऊपर बिलीव करते हैं। 36 यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फसाइज्ड इन, फायदेमंद महारतें हासिल की जाएं, ये किस फिलॉसफी के अंदर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए पेरिनियलिज्म, ऑप्शन बी एसेंशियलिज्म, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिविज्म, ऑप्शन डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। एसेंशियलिस्ट जो हैं वो इस फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं कि ऐसे स्किल्स को हासिल किया जाए जिसका जिंदगी के अंदर कोई फायदा हो, जिसके अंदर कोई महारतें हो, जिससे हम कोई चीज हासिल कर सके, जिससे कोई फायदा हो। 37 लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ, ये फिर एक और फिलॉसफी के मुतालिक क्वेश्चन है कि जिंदगी वो मुस्तकिल तब्दील होने वाला अमल है, वो मुख्तलिफ चेंजिंग प्रोसेस से गुजरती हैं। तो ये किसकी एक फिलॉसफी के नज़दीक ये कहा गया है? ऑप्शन ए पेरिनियलिज्म, ऑप्शन बी एसेंशियलिज्म, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिविज्म, ऑप्शन डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। जो प्रोग्रेसिविज्म है वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि तजर्बात, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज तब्दील होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता, इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है। लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो मुस्तकिल तब्दील होती रहती है, चेंजिंग प्रोसेस से गुजरती है। उसके बाद ऑप्शन डी रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इट इज फोकस्ड इन, जिंदगी के हर पहलू में इस्लाहात की जरूरत है। ये किस फिलॉसफी वाले लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं? ऑप्शन ए पेरिनियलिज्म, ऑप्शन बी एसेंशियलिज्म, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिविज्म, ऑप्शन डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलॉसफी से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं जिंदगी के हर पहलू के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है, हर चीज को ठीक करने की जरूरत है। ये इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी। 39 स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज द कोर ऑफ, बड़ी बड़ी किताबों का इल्म ये हासिल किया जाता है, ये किस फिलॉसफी के ऊपर इन्हिसार इसका यकीन है? पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। पेरिनियलिज्म मैंने आपको पहले भी कहा था वो एवर लास्टिंग लाइफ के लिए वो कहते हैं एवर लास्टिंग हकीकत होती है, जो हकायक हैं वो हमेशा कायम रहते हैं, और वो उन्हीं बुक्स के ऊपर बिलीव करते हैं जो कहते हैं ये बुक्स हमेशा से हमें रहनुमाई फराहम करती रहेंगी। ये पेरिनियलिस्ट थ्योरी है। हु इज नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनियलिज्म, इनमें से कौन ऐसा है जिसका ताल्लुक पेरिनियलिज्म के साथ नहीं है? ऑप्शन ए बेंटॉक, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी हंचेस, ऑप्शन डी जॉन डेवी। जॉन डेवी का ताल्लुक प्रोग्रेसिविज्म के साथ है, वो पेरिनियलिज्म के साथ ताल्लुक नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो पेरिनियलिस्ट हैं। 41 स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाय, किस फिलोसफर ने यह कहा था कि स्कूल्स को डेमोक्रेटिक अंदाज में, जमहूरी अंदाज में चलाया जाए? ऑप्शन ए पेरिनियलिज्म, ऑप्शन बी एसेंशियलिज्म, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिविज्म और ऑप्शन डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। जी हाँ, जो प्रोग्रेसिविज्म है, जो प्रोग्रेसिव थ्योरी है, जो इस फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो करते हैं स्कूलों को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाए, उसको ऑटोक्रेटिक तरीके से डिक्टेटरशिप के अंदाज में ना चलाया जाए। तो आज तक हमारी ये वीडियोस यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट पर हम अपने एपिसोड को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये मवाद अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हमारी कंजेक्टिव सीरीज इस तरह से चलती रहेगी, क्योंकि अपकमिंग जो जॉब्स आ रही हैं एजुकेटर्स के हवाले से, वो सारी के सारी जॉब्स पेडागोजी से मुतालिक बहुत से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस इल्म से आपने आप को अजबर कर लेंगे, आप इसको रिमेंबर कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो यकीनन आपका वो पेपर बहुत आसान हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।